हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक पैरासाइट पे जिसका नाम है जियार्डिया लैम्ब्लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, फिर हम बात करेंगे इस पैरासाइट के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, देन इस पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी यानी कि कौन सी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में ये पैरासाइट एग्जिस्ट करता है उसकी बात करेंगे, देन इसकी लाइफ साइकिल, फिर इससे होने वाली पैथोजेनेसिस पर और कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ये ह्यूमन बींग्स में कॉज करता है, देन लेबोरेटरी में इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा यानी कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात की जाएगी, और फिर एंड में इससे होने वाली प्रॉब्लम्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट की भी इस वीडियो में बात की जाएगी एंड में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि इन सारे पॉइंट्स पर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन की। जियार्डिया लैम्ब्लिया इज ए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। दोस्तों, ये एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है। फ्लैजिलेटेड का मतलब इस प्रोटोजोआ में यानी कि ये जो पैरासाइट है जियार्डिया लैम्ब्लिया, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं यानी कि ये एक मोटाइल पैरासाइट है। आपको पता है कि फ्लैजिला एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। ये ऑर्गेनिजम्स को लोकोमोशन प्रोवाइड कराता है। जिस तरह से फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह ये पैरासाइट्स भी फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये फ्लैजिलेटेड इंटेस्टिनल पैरासाइट है। फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं। इंटेस्टिनल होते हैं, ओरल पैरासाइट्स होते हैं, जेनाइटल होते हैं, इस तरह के बहुत सारे फ्लैजिलेटेड पैरासाइट्स होते हैं। तो ये इंटेस्टिनल पैरासाइट यानी कि इंटेस्टिनल फ्लैजिलेटेड पैरासाइट की कैटेगरी में आता है। It colonizes the small intestines, causing a diarrheal condition known as giardiasis। ये जैसा कि पहले ही डिस्कस हो चुका है कि इंटेस्टिनल पैरासाइट है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके कॉलोनाइज हो जाता है और वहाँ पे एक डायरियल कंडीशन को लीड करता है जिसको हम बोलते हैं जियार्डियासिस। तो जियार्डिया से होने वाले इन्फेक्शन को बोला जाएगा जियार्डियासिस। दोस्तों, ये जो जियार्डिया है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने 1681 में। सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था अपने ओन स्टूल पे, अपने ही स्टूल पे इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन इसको नेम नहीं दिया गया यानी कि इसकी पूरी तरह से इसको डिफाइन नहीं किया गया था। इसको डिफाइन किया गया बाद में एक तो जूलॉजिस्ट थे, दूसरे एक प्रोफेसर थे जूलॉजिस्ट, फ्रेंच जूलॉजिस्ट जिनका नाम था अल्फ्रेड मैथ्यू। तो इन्हीं के नाम से इसको जियार्डिया दिया गया। अल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड इनका नाम था, इसी के नाम से इनको दिया गया जियार्डिया। और लैम्ब्लिया कैसे नाम पड़ा इसका? लैम्ब्लिया यानी कि जो इसकी स्पीसीज है, स्पीसीज का नाम विलेम ड्यूसन लैम्बल एक प्रोफेसर थे। चेक रिपब्लिक की एक सिटी है प्राग सिटी, वहाँ से ये बिलोंग करते, वहाँ पर ये एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इन दोनों ने इस पर काम किया बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों के नाम से इसका नाम पड़ा जियार्डिया लैम्ब्लिया। गॉट इट? अब बात करते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो पैरासाइट है जियार्डिया लैम्ब्लिया, ये फाइलम मेटामोनाडा से बिलोंग करता है जिसका ऑर्डर है डिप्लोमोनाडिडा और फैमिली है हेक्सामिटिडियाई, जीनस जियार्डिया और स्पीसीज आपको पता है लैम्ब्लिया। दोस्तों, लैम्ब्लिया के अलावा इसके स्पीसीज को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ड्यूडिनेलिस भी बोला जाता है और इंटेस्टिनैलिस भी इसकी स्पीसीज को हम बोल सकते हैं, यानी कि जियार्डिया ड्यूडिनेलिस या जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस भी इसको बोला जाता है लैम्ब्लिया के अलावा। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ये जो पैरासाइट है दोस्तों, ये एक कॉस्मोपॉलिटन पैरासाइट है यानी कि ये वर्ल्ड वाइड में पाए जाने वाला पैरासाइट है। द हाइस्ट प्रिवलेंस अकर्स इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स वेयर सैनिटेशन इज पुअर। तो इसकी सबसे ज़्यादा प्रिवलेंस ऐसी जगहों पे मिलती है, ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया, ऐसी जगहों पे मिलती है जहाँ पे सैनिटेशन बहुत ज़्यादा पुअर होता है, यानी कि जो पर्सनस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो कम हाइजेनिक होते हैं, वहाँ पर सफाई नहीं रखी जाती, बहुत ज़्यादा गंदगी वाली एरिया पे रहते हैं, तो वहाँ पर इसकी प्रिवलेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। ट्रेवलर्स टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, मैक्सिको, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्टर्न साउथ अमेरिका आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्वायरिंग जियार्डियासिस। तो जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो ऐसी जगह पर मूव करते हैं, ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सैनिटेशन होता है, तो वो जब ऐसी जगह पर मूव करते हैं जहाँ पर पुअर सैनिटेशन है यानी कि इसकी प्रिवलेंस ज़्यादा जहाँ पर है, तो उनको ये इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, वो ज़्यादा हाई रिस्क पर रहते हैं इस इन्फेक्शन को एक्वायर करने के। इन्फेक्शन सीम टू बी मोर कॉमन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। इसका इन्फेक्शन चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है एडल्ट्स की कंपैरिजन में, क्योंकि चिल्ड्रन थोड़ा से कम हाइजेनिक होते हैं, उनको और भी वो गंदगी कर सकते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इसलिए चिल्ड्रन ज़्यादा
प्रिवलेंट हो सकते हैं, यानी कि चिल्ड्रन में ज़्यादा ये इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं एडल्ट्स के कंपैरिजन। चलिए अब बात करेंगे इसके हैबिटेट की, यानी कि ये ह्यूमन बींग्स के बॉडी में कौन से पार्ट पर एग्जिस्ट करता है उसकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है ये इंटेस्टिनल फ्लैजिलेटेड पैरासाइट है, तो ह्यूमन बींग्स की इंटेस्टीन में प्रेजेंट रहता है। अब इंटेस्टीन में कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये रिजाइड करता है ड्यूडेनम पे या फिर अपर पार्ट ऑफ जेजुनम पर ये जो पैरासाइट है ये रिजाइड करता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका ड्यूडेनम का पार्ट है और ये आपका अपर पार्ट ऑफ द जेजुनम, तो इन दो जगहों पर ये एग्जिस्ट कर सकता है। बात करेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी की कि कौन कौन सी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में ये एग्जिस्ट करता है ये पैरासाइट। तो दोस्तों ये दो फॉर्म में, बेसिकली दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक तो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है, दूसरी सिस्ट। ट्रोफोजॉइट और सिस्ट। ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो है ये मोटाइल फॉर्म होती है दोस्तों, इसमें फ्लैजिला आपकी बाहर की तरफ को एग्जिस्ट करते हैं और सिस्ट में फ्लैजिला बाहर की तरफ को नहीं निकल पाते, तो इसलिए ये नॉन मोटाइल फॉर्म होती है सिस्ट फॉर्म। और ये जो सिस्ट फॉर्म है यही ह्यूमन बीइंग के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। और जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म ह्यूमन बीइंग के अंदर जाने के बाद जब सिस्ट आपके अंदर चला जाता है यानी कि इंटेस्टीन पे पहुंच जाता है, तो वहां पे जाके फिर सिस्ट फॉर्म जो है ट्रोफोजॉइट फॉर्म में एक्सिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होती है ट्रोफोजॉइट में। तो आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रोफोजॉइट फॉर्म किस तरह की रहती है। इट इज पियर शेप्ड विथ राउंडेड एंटीरियर एंड एंड पॉइंटेड पोस्टीरियर एंड। इसमें दो, एक तो आपका जो एंटीरियर एंड है वो तो राउंडेड होता है और पोस्टीरियर एंड जो है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। अभी हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे। अगर इसके साइज की बात करें तो इसकी लेंथ 10 to 20 माइक्रोमीटर होती है और विड्थ जो है यानी चौड़ाई जो है 5 से 15 माइक्रोमीटर की इसकी चौड़ाई रहती है। इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए द डॉर्सल सरफेस इज कॉन्वेक्स वाइल वेंट्रल सरफेस इज नॉच्ड कैविटी नोन एज सकिंग डिस्क। यानी कि जो आपकी इसकी डॉर्सल सरफेस है वो तो कॉन्वेक्स होती है और जो वेंट्रल सरफेस है उसमें एक नॉच्ड कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको सकिंग डिस्क बोला जाता है। ये सकिंग डिस्क यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ ट्रोफोजॉइट, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं सकिंग डिस्क, ये जो वेंट्रल सरफेस है उस वेंट्रल सरफेस पर एक कॉन्केविटी आप देख रहे हैं, नॉच्ड कॉन्केविटी, इसको बोला जाता है सकिंग डिस्क। इसी सकिंग डिस्क की हेल्प से ये जो फॉर्म है ट्रोफोजॉइट फॉर्म, ये आपका अटैच होता है हमारे इंटेस्टिनल वॉल से, यानी कि इस सकिंग डिस्क को ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट भी बोला जाता है। तो दोस्तों अगर ट्रोफोजॉइट फॉर्म को फ्रंट से देखा जाए, यानी कि फ्रंट व्यू की अगर इसकी बात करें, तो इस तरह की अपीयरेंस इसकी रहती है। आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो व्यू है इससे आप देख सकते हैं कि ये बायलैटरली सिमेट्रिकल इसका स्ट्रक्चर है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और यहाँ पे एक पेयर न्यूक्लियस का प्रेजेंट आप देख सकते हैं दोनों तरफ, यानी कि मीडियन लाइन से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि एक इस तरफ है और दूसरा इस तरफ है। दिस इज द जो बड़े स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, बड़ा गोला जो आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है जो दोनों तरफ प्रेजेंट है। और एक पेयर आपको एक्सोस्टाइल का मिलेगा, एक्सोस्टाइल का एक पेयर आपको मिलेगा और दूसरा इसी एक्सोस्टाइल पर एक पेयर पैराबेसल बॉडी की मिलती है। और अगर ब्लीफरोप्लास्ट की बात की जाए, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं पेयर्स में जो आप देख रहे हैं, इनको ब्लीफरोप्लास्ट बोला जाता है या बेसल बॉडी इनको बोला जाता है, जिनसे इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो ये ब्लीफरोप्लास्ट के 4 पेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं, एक तो लेटरल पेयर, दूसरा मीडियन पेयर, तीसरा सेंट्रल पेयर और एक और पेयर प्रेजेंट होता है जो जिसकी लोकेशन फिक्स नहीं होती, वो विजिबल भी नहीं होता, ठीक है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये जो लेटरल पेयर ऑफ अनक्रॉस्ड फ्लैजिला निकल रहे हैं ये उसी चौथे पेयर से निकलते हैं, 4th पेयर ऑफ ब्लीफरोप्लास्ट से निकलते हैं। तो जो पहला पेयर है लेटरल पेयर ऑफ ब्लीफरोप्लास्ट जो है, इससे लेटरल पेयर ऑफ क्रॉस्ड फ्लैजिला निकलते हैं। और जो दूसरा पेयर है मीडियन पेयर ऑफ ब्लीफरोप्लास्ट, इस मीडियन पेयर ऑफ ब्लीफरोप्लास्ट से इससे एक्सोनीम निकलते हैं, 2 एक्सोनीम निकलते हैं और जो बाद में जाके पोस्टीरियर पेयर ऑफ फ्लैजिला बनाते हैं, पीछे की तरफ को जाते हैं। तीसरा आप देख सकते हैं ये सेंट्रल पेयर ऑफ फ्लैजिला, इस सेंट्रल पेयर ऑफ फ्लैजिला से आप देख सकते हैं कि सेंट्रल पेयर ऑफ ब्लीफरोप्लास्ट जो है उससे सेंट्रल पेयर ऑफ फ्लैजिला निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और जो 4th पेयर है उस 4th पेयर से लेटरल पेयर ऑफ अनक्रॉस्ड फ्लैजिला निकले हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह का ट्रोफोजॉइट का स्ट्रक्चर रहता है जियार्डिया लैम्बलिया का।
अब बात करते हैं इसके सिस्ट फॉर्म की। तो सिस्ट फॉर्म जो है वो ओवल शेप का रहता है, जिसके साइज की अगर बात करें तो इसका साइज 11 टू 14 माइक्रोमीटर इन लेंथ है और 7 टू 10 माइक्रोमीटर इन विड्थ, यानी कि चौड़ाई इसकी 7 से 10 माइक्रोमीटर की है और लेंथ 11 से 14 माइक्रोमीटर की इसकी लेंथ होती है, ओवल शेप का होता है। और इसके स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो इसमें 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं अपोजिट एंड्स पर। एक पेयर इधर है तो दूसरा इसके अपोजिट साइड पर प्रेजेंट रहता है। और यही जो फॉर्म है, सिस्ट फॉर्म ही ह्यूमन बींग्स के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि कंटामिनेटेड फूड के थ्रू यही फॉर्म हमारी बॉडी में एंटर करती है जो इन्फेक्शंस को लीड करती है। अब बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल की। तो दोस्तों, ये जो पैरासाइट है जियार्डिया लैम्बलिया, ये अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल होस्ट में ही कंप्लीट करता है, यानी कि ह्यूमन बींग में ही ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट की रिक्वायरमेंट इसको नहीं होती है, तो सिंगल होस्ट में ही ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ मेच्योर सिस्ट प्रेजेंट इन कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर हम इंटेक करते हैं या कॉन्टामिनेटेड फूड इंटेक करते हैं जिसमें कि इसके सिस्ट प्रेजेंट हो, तो यही जो सिस्ट फॉर्म है, इसकी सिस्ट जो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है इस पैरासाइट की, वो ही ह्यूमन बींग को इन्फेक्शन कॉज करती है। इन्फेक्शन कैन ऑल्सो अकर बाय एनल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस एमंग मेल होमोसेक्सुअल्स। जो मेल होमोसेक्सुअल्स होते हैं उनकी एनल, वो जब एनल ओरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे भी ये इस इन्फेक्शन को, यानी कि जियार्डियासिस ह्यूमन बींग्स में हो सकता है। आफ्टर इंजेक्शन cyst converts into 2 trophozoites which then multiply थ्रू बाइनरी फिजन टू फॉर्म इनॉर्मस नंबर्स। जब सिस्ट हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, यानी कि इंटेस्टीन में जब ये एंटर कर जाता है, तो ये ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्ससिस्टेशन। गॉट इट? तो एक सिस्ट से 2 ट्रोफोजॉइट बनते हैं और यही ट्रोफोजॉइट फिर मल्टीप्लाई करके इनॉर्मसली ये बाइनरी फिजन के थ्रू बहुत सारे नंबर्स अपने तैयार कर लेते हैं जो कि वहां पर इंफेक्शंस कॉज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इस डायग्राम की हेल्प से अब हम इसकी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने पहले ही बताया आपको कि इसका इन्फेक्शन जब हम कॉन्टामिनेटेड फूड या कॉन्टामिनेटेड वाटर का इंटेक करते हैं, बेसिकली जो कॉन्टामिनेटेड वाटर होता है उससे इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा होते हैं फूड के कंपेरिजन में। फूड से भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं क्योंकि इसके जो सिस्ट जो फॉर्म है वो सॉइल में प्रेजेंट होती है। जब हम फिशेस पास करते हैं तो वो सिस्ट फॉर्म हमारी फिशेस में चली जाती है, तो सॉइल में चली जाती है, तो सॉइल से फिर आपका वाटर कंटामिनेट होता है और फूड भी कंटामिनेट हो सकता है। तो जब हम इस तरह के कंटामिनेटेड फूड या वाटर का इंटेक करते हैं तो उसमें जो सिस्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है वो सिस्ट को भी हम इंजेस्ट कर जाते हैं। तो वही सिस्ट फॉर्म हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होते हुए कहाँ पहुंचती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टीन पे पहुंचती है और ड्यूडेनम वाले पार्ट पर पहुंचती है, ड्यूडेनम या फिर अपर पार्ट ऑफ द जेजुनम पर पहुंचती है। तो वहां पर जो ये पैरासाइट है, वहां पे ये पैरासाइट कॉलोनाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द सकिंग डिस्क की हेल्प से ये वहां पे अटैच हो जाता है। गॉट इट? तो अटैच होने के बाद फिर क्या होगा, दोस्तों पहले तो आपकी सिस्ट फॉर्म अंदर एंटर की, तो सिस्ट फॉर्म पहले एक्सिस्टेशन प्रोसेस की थ्रू ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट होगा। गॉट इट? हमने पहले इसकी बात नहीं की, तो आप पहले ये समझे कि सिस्ट जो फॉर्म है, हमने सिस्ट को इंजेस्ट किया हुआ है, सिस्ट फॉर्म पहले ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होगी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सिस्टेशन। तो एक्सिस्टेशन के बाद जब ट्रोफोजॉइट बनेगा, ये ट्रोफोजॉइट ये मोटाइल फॉर्म है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और एक सकिंग डिस्क इसमें प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस पर। तो उसी सकिंग डिस्क की हेल्प से ये वहां पे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स पे अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होता है वहां पे बाइनरी फिजन के थ्रू और बहुत सारे ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं। तो वही ट्रोफोजॉइट्स फिर आपके मूव करते हैं डाउन द कोलॉन, नीचे को शिफ्ट होंगे, आपकी जो इंटेस्टीन्स हैं उसमें आपके इनका मूवमेंट चलेगा। तो नीचे जाते जाते फिर इनका एनसिस्टेशन स्टार्ट होता है, यानी कि जो ट्रोफोजॉइट फॉर्म है, कुछ ट्रोफोजॉइट्स आपके सिस्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब डाउन टू द कोलॉन ये मूव करता है। गॉट इट? तो कुछ ट्रोफोजॉइट्स एनसिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू वापस सिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिशिस के थ्रू यही कहा जाते हैं सॉइल में आ जाते हैं। जब हम फिशिस पास करते हैं तो फिशिस के थ्रू ये एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, यानी कि सॉइल में आ जाते हैं और फिर वहां से सॉइल में या फिर वाटर में आ जाते हैं। ठीक है? तो वहीं से फिर वापस हम इनको क्या करते हैं, ये दोनों फॉर्म सॉइल में या वाटर में या कॉन्टामिनेटेड फूड में प्रेजेंट रहते हैं। गॉट इट? दोनों फॉर्म ट्रोफोजॉइट और सिस्ट। और बेसिकली क्या होता है कि
ट्रोफोजॉइट फॉर्म जो है वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाती, ये सर्वाइव नहीं कर पाती, ठीक है। तो सिस्ट फॉर्म जो है वो ज़्यादा डोरमेंट होती है, यानी कि ज़्यादा रेसिस्ट फॉर्म होती है सिस्ट फॉर्म, तो वो रेसिस्ट कर जाती है, यानी कि एनवायरनमेंट में वो आपकी सर्वाइव कर जाती है। तो फिर वही एनवायरनमेंट से, यानी कि वाटर से या सॉइल से या कंटामिनेटेड फूड इनटेक करने से हम वापस इस सिस्ट फॉर्म को एंगेज कर लेते हैं। तो फिर ये साइकिल आपकी चलती रहती है इस तरह से। तो एक ही होस्ट में ये पूरी साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। मैन में ही पहले हमने फूड या वाटर के थ्रू इस इन्फेक्शन को एक्वायर किया, सिस्ट हमारे अंदर गया, सिस्ट अंदर जाने के बाद सिस्ट एक्सिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू ट्रोफोजाइट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, और फिर बहुत सारे ट्रोफोजाइट वहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू, और जब बहुत सारे ट्रोफोजाइट बन जाते हैं तो वो ट्रोफोजाइट फिर धीरे धीरे जब डाउन टू द कोलॉन मूव करते हैं तो कुछ जो ट्रोफोजाइट्स हैं वो ट्रोफोजाइट सिस्ट फॉर्म में एनसिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिसिस के थ्रू जब ये पास होते हैं सॉइल में या वाटर में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रोफोजाइट फॉर्म है वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाती, ये ह्यूमन बीइंग के अंदर ही सर्वाइव करती है जो ट्रोफोजाइट फॉर्म है, क्योंकि इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, तो इसको मूवमेंट के लिए इसको म्यूकस की रिक्वायरमेंट होती है, गॉट इट। तो ये म्यूकस में बहुत तेजी से मूव करता है। तो जो दूसरी फॉर्म है सिस्ट फॉर्म, ये बहुत रेसिस्टेंट फॉर्म होती है, रेसिस्ट फॉर्म होती है और डोरमेंट फॉर्म होती है, तो ये यहाँ पे सर्वाइव कर जाती है। अगेन फिर कॉन्टामिनेटेड फूड या कॉन्टामिनेटेड वाटर के थ्रू हम इसको वापस इंजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इन्फेक्शन, ये जो पैरासाइट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। नाउ पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि लाइफ साइकिल में हमने पढ़ा कि जो इन्फेक्टिव फॉर्म है इसकी वो सिस्ट है। तो सिस्ट जब हम कॉन्टामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू इंटेक कर गए जिसमें कि सिस्ट प्रेजेंट है, इस तरह का कॉन्टामिनेटेड फूड या वाटर हमने इंटेक किया, तो जो सिस्ट है वो हमारे इंटेस्टीन पे एंटर किया और वहाँ पे एक्सिस्टेशन प्रोसेस के थ्रू ये ट्रोफोजाइट में कन्वर्ट हुआ, और ये ट्रोफोजाइट वहाँ पर जो एपिथेलियल सर्फेसेस हैं वहाँ पे अटैच हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सकिंग डिस्क, ड्यूडेनम या जेजुनम पे ये अटैच हो जाते हैं, और वहाँ पर क्या लीड करते हैं, वहाँ पे लीड करते हैं ड्यूडेनाइटिस जेजुनाइटिस को लीड करते हैं, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ड्यूडेनम, इन्फ्लामेशन ऑफ जेजुनम कॉज करते हैं। और वहाँ पर ये दोस्तों और क्या करते हैं, क्योंकि ये म्यूकस के साथ अटैच रहते हैं, तो वहाँ पे म्यूकस के साथ रहने से ये एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, बेसिकली फैट और विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन को ये इंटरफेयर करते हैं और इनके एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देते हैं, लिपिड्स और विटामिन ए के एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देते हैं वहाँ पे। और फिर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस यानी कि क्लिनिकल पिक्चर वहाँ पे जनरेट होती है। कौन कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, एक तो डल एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, फ्लैटुलेंस हो सकता है, फ्लैटुलेंस का मतलब है कुछ गैस्ट्रिक फॉर्मेशन वहाँ पे हो सकती है, गैस बन जाती है पेट में, क्रॉनिक डायरिया हो सकता है, क्रॉनिक डायरिया ऑफ स्टीटोरिया टाइप का। दोस्तों जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये फैट एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करता है, तो मैक्सिमम फैट हमारे स्टूल्स में निकल के आ जाता है, एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाता, कोलॉन्स जो है वो ड्यूडेनम जो है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि वो उसको इसके ट्रोफोजॉइट्स उसको इंटरफेयर करते हैं, तो मैक्सिमम जो फैट कंटेंट है वो स्टूल्स में निकल के आता है, जिस कंडीशन को स्टीटोरिया बोला जाता है। तो जो क्रॉनिक डायरिया है वो स्टीटोरिया टाइप का होता है, इसको माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बोला जाता है। स्टूल इज वॉल्यूमिनस एंड फाउल स्मेलिंग, तो जो स्टूल पास हो रहे हैं वो वॉल्यूमिनस होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूल निकलता है, और फाउल स्मेलिंग यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल उनकी स्टूल की रहती है। क्रॉनिक एंट्राइटिस हो सकता है, इंटेस्टिनल इन्फ्लामेशन हो सकता है क्रॉनिक टाइप का, या कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी जनरेट होते हैं, फीवर है, एनीमिया, वेट लॉस हो जाता है, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डेवलप हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे अगर दोस्तों देखा जाए तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है, बहुत रेयर केसेस में ही इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे फीवर या वेट लॉस हो सकता है, या एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, या फिर सीवियर केसेस में ही इस तरह के जो सिम्टम्स है वो डेवलप हो सकते हैं, जैसे स्टीटोरिया टाइप का डायरिया है, या फाउल स्मेलिंग जो स्टूल्स पास हो रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स डेवलप होते हैं। दोस्तों कभी कभी ये पैरासाइट बिलियरी ट्रैक्ट में भी एंटर कर जाता है, वहाँ पे भी लोकलाइज हो सकता है बिलियरी ट्रैक्ट में, तो वहाँ पर अगर ये प्रेजेंट है, वहाँ पर अगर ये लोकलाइज हो रहा है तो कोलेसिस्टाइटिस और जॉन्डिस ये कॉज कर सकता है। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, और जॉन्डिस हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का। अगर ये बिलियरी ट्रैक्ट में लोकलाइज हो रहा है तो बिलियरी ट्रैक्ट को ये वहाँ पे ब्लॉक कर सकता है, तो जिससे ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप का जॉन्डिस हो सकता है।
तो दोस्तों आगे मूव करेंगे कि लेबोरेटरी में इसको कैसे डायग्नोस किया जाएगा, यानी कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों डायग्नोस करने के लिए स्टूल सैंपल को ले लिया जाता है, क्योंकि इंटेस्टिनल पैरासाइट है तो स्टूल से हम अच्छा इसको डिटेक्ट कर सकते हैं अच्छे से। तो स्टूल से डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे रिलायबल मेथड है दैट इज वेट माउंट प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। वेट माउंट प्रिपरेशन में हम दो तरह से वेट माउंट का फॉर्मेशन करते हैं, एक तो नॉर्मल सेलाइन में, दूसरा ल्यूगोल्स आयोडीन माउंट हम करते हैं। एक तो नॉर्मल सेलाइन माउंट, दूसरा ल्यूगोल्स आयोडीन माउंट। तो ये दोनों माउंट हम एक ही स्लाइड पे बना सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा अमाउंट हम एक वुडन स्टिक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम क्या ले लेंगे, स्टूल का ले लेंगे, एक ही स्लाइड पर हम दो एंड पर उसको डाल देंगे, और एक पे तो हम नॉर्मल सलाइन डाल के मिक्स कर देंगे और दूसरे पे एक ड्रॉप ल्यूगोल्स आयोडीन का डाल के हम उसको मिक्स कर लेंगे और दोनों को कवर स्लिप से हम कवर कर देंगे। तो बन गए हमारे माउंट, एक नॉर्मल सलाइन माउंट और दूसरा ल्यूगोल्स आयोडीन माउंट बन जाएगा। तो दोनों पे हम ट्रोफोजॉइट और सिस्ट फॉर्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रहे कि जो नॉर्मल सेलाइन वाला जो माउंट है उसमें हम ट्रोफोजॉइट फॉर्म को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ट्रोफोजॉइट्स मोटाइल होते हैं तो लोकोमोशन करता हुआ यानी कि मूवमेंट करता हुआ ट्रोफोजॉइट फॉर्म हमें इसमें दिख सकती है। वहीं अगर ल्यूगोल्स आयोडीन को हम देखें तो इसमें हम सिस्ट फॉर्म को बेहतर तरह से देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से आपकी स्टेन होती है उसमें। लेकिन जो ट्रोफोजॉइट है वो भी हम देख सकते हैं, लेकिन मोशन करता हुआ ट्रोफोजॉइट हमें ल्यूगोल्स आयोडीन माउंट प्रिपरेशन में नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ल्यूगोल्स आयोडीन है वो जो इसके फ्लैजिला हैं उन फ्लैजिला को इमोबिलाइज कर देता है, जिससे ये स्टेबल हो जाता है और मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिलता। तो इन दोनों माउंट प्रिपरेशन की हेल्प से हम ट्रोफोजॉइट और सिस्ट फॉर्म को विजिबल कर सकते हैं, उससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड आयरन हिमेटोजाइलिन स्टेन का भी हम यूज कर सकते हैं, इसमें भी हम पैरासाइट को देख सकते हैं। तीसरा मेथड एलाइजा टेक्निक है, एलाइजा टेक्निक से हम इसके एंटीजन और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, माउंट प्रिपरेशन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, माउंट प्रिपरेशन में इस तरह से हमें दिख सकते हैं, दिस वन इज द ट्रोफोजॉइट फॉर्म एंड दिस इज द सिस्ट फॉर्म इन द माउंट प्रिपरेशन। दोस्तों एक और टेक्निक है जिसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस तरह के इंटेस्टिनल पैरासाइट्स को डायग्नोस करने के लिए, या फिर जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया होते हैं जैसे आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है या अदर जो पैरासाइट्स हैं। तो इस टेस्ट की हेल्प से हम जियार्डिया लैम्बलिया को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट का नाम है, इसको बोला जाता है एंटेरोड टेस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, एक जिलेटिन कैप्सूल आती है, इस जिलेटिन कैप्सूल में एक स्ट्रिंग प्रेजेंट रहती है, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि एक एब्जॉर्बेंट से कोटेड होती है। तो इसको क्या किया जाएगा कि इसको जो जिलेटिन कैप्सूल है उसको तो स्वेलो करने को बोला जाएगा पेशेंट को, गॉट इट। और जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यानी कि एक एंड पर आपकी कैप्सूल जो है लगी हुई है एक स्ट्रिंग पे, दूसरा एंड इसका फ्री रहेगा, गॉट इट। तो इस तरह से इस कैप्सूल को तो स्वेलो कर लिया जाएगा और दूसरे एंड पर जो ये स्ट्रिंग प्रेजेंट है थ्रेड, इसको टेप की हेल्प से यहाँ पे फेस पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, इसको चिपका देंगे, यानी कि इसको हमें स्टेबलाइज करना है, गॉट इट। और पेशेंट को बोल दिया जाएगा कि आप 4 से 6 घंटे के बाद आइए, या फिर ओवरनाइट इस प्रोसेस को रखा जाएगा, ये पूरी रात तक भी इसको रखा जा सकता है। तो ये एक इंट्यूबेशन प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि जिसमें ये थ्रेड आपकी अंदर पूरा ड्यूडेनम तक जाएगा, ये थ्रेड, ये स्ट्रिंग जो लगी हुई है ये पूरा ड्यूडेनम तक जाएगा, जिससे किसके थ्रू, जो जिलेटिन हमने इंजेस्ट की हुई है। तो फिर क्या होगा, देखिए इस तरह से ये पूरा आपका स्टमक से होते हुए ड्यूडेनम तक ये पूरा आपका जाएगा। और उसके बाद दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इस प्रोसेस को यानी कि इस स्ट्रिंग को 4 से 6 घंटे के बाद रिकवर किया जाएगा, या फिर ओवरनाइट इंट्यूबेशन के बाद, यानी कि जो ये प्रोसेस है ओवरनाइट के लिए आप छोड़ सकते हैं इसको, या फिर 4 से 6 घंटे के बाद आप क्या करेंगे कि इस थ्रेड को निकाला जाएगा, इस स्ट्रिंग को बाहर निकाला जाएगा और उस स्ट्रिंग से स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि दोनों थंब के बीच से ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है, ग्लव्स की हेल्प से आप इसको करेंगे। आपको अपने नेक हैंड से इस प्रोसेस को नहीं करना है, इस प्रोसेस को ग्लव्स पहनने के बाद ही किया जाएगा। तो थ्रेड को, जो ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को पूरी तरह निचोड़ा जाएगा, इससे स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाएगा, यानी कि जो इसमें म्यूकस लगा हुआ उस म्यूकस को कलेक्ट कर लिया जाएगा, उस म्यूकस को कलेक्ट करके इमीडिएटली उसको एग्जामाइन किया जाएगा अंडर द माइक्रोस्कोप, माउंट प्रिपरेशन करके माउंट प्रिपरेशन किया जाएगा उस स्पेसिमेन का, और ट्रोफोजॉइड्स को उसमें देखा जाएगा माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो इस पूरी प्रोसेस को एंटेरोड टेस्ट बोला जाता है। दोस्तों दूसरा जो टेक्निक है, इनडायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू भी हम इस पैरासाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पैरासाइट को डायग्नोस कर सकते हैं लेबोरेटरी में।
अब बात करेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों वैसे तो ये पैरासाइट सेल्फ लिमिटिंग डिजीज कॉज करता है, यानी कि जो ये जियार्डियसिस की कंडीशन है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, लेकिन कुछ सीवियर केसेस में हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कुछ एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स को देके, यानी कि एंटी पैरासिटिक ड्रग्स या एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स इनको बोला जाता है। तो जिसमें मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और फ्यूराजोलिडोन कॉमनली यूज की जाती है। मेट्रोनिडाजोल कार्सिनोजेनिक हो सकती है, इसको प्रेग्नेंट वुमेन में भी रिकमेंड नहीं किया जाता। बेसिकली जो ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग देखी गई है वो टिनिडाजोल को ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, और चिल्ड्रन में फ्यूराजोलिडोन को ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है। तो जो ये 3 ड्रग्स हैं, इन 3 ड्रग्स की हेल्प से जियार्डियसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, जियार्डियसिस के पेशेंट्स को। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इससे आप कैसे बच सकते हैं इस इन्फेक्शन से, यानी कि प्रिवेंशन मेजर्स जो है, प्रिवेंटिव मेजर्स आप क्या यूज़ करेंगे। आप एक तो अपने वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करेंगे ताकि उसमें जो पैरासाइट आ रहा है, यानी कि जो सिस्ट आ रहे हैं वो ना आए, उसका प्रॉपर जो है उसका इम्प्रूव करिए वाटर सप्लाई को। और प्रॉपर जो फिशिस हैं उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, यानी कि खुले एनवायरनमेंट में फिशिस को पास ना करें। और जो पर्सनल हाइजीन्स हैं उनको इम्प्रूव करिए, प्रॉपर जो रूटीन हैंड वॉशिंग की प्रोसेस है उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और जो फूड और वाटर स्टोरेज जो जहाँ पे हमारे होते हैं उनको हम प्रॉपरली कंटामिनेशन फ्री रखने की कोशिश करें। और जो इस तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जो फूड को हमारे कंटामिनेट करते हैं, उन इंसेक्ट्स को हम किल करके हाइजीन एनवायरनमेंट वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको हम यूज़ करके इस तरह के पैरासिटिक इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशंस को जरूर ऑन करिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।